नमस्कार दोस्तों। बात है आज से करोड़ों साल पहले की। हमारी धरती पर ऐसे जीव रहते थे जो आज के किसी भी जानवर से कहीं ज्यादा विशाल और खतरनाक थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनासोर की। लेकिन एक सवाल आज भी सबको परेशान करता है, इतने ताकतवर जीव आखिर अचानक गायब कैसे हो गए? क्या हुआ था उनके साथ? आज हम जानेंगे डायनासोर की पूरी कहानी। विभिन्न प्रकार के डायनासोर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी इस धरती पर रहते थे। उस समय हम इंसानों का कोई अता पता नहीं था। डायनासोर की दुनिया में भी मां की ममता उतनी ही गहरी थी जितनी कि आज के जीवों में है। एक समय था जब धरती खामोशी में सांस लेती थी। एक ऐसा समय जब कोई इंसान इसे अपना घर नहीं कहता था। जंगल हरियाली के सागर थे और समुद्र रोशनी के महासागर। जीवन हर जगह फल फूल रहा था, आजाद, जंगली और प्राचीन। यह क्रिटेशियस युग था, विशालकाय जीवों का समय। ऐसे जीव जो इतने बड़े थे कि मानो उन्हें देवताओं ने तराशा। जमीन पर ट्राइसेराटॉप्स झुंडों में उस सूरज के नीचे घूमते थे जिसके लिए कभी सर्दी नहीं आती थी। आसमान में विशाल टेरोसॉर जिंदा बादमानों की तरह हवा को चीरते हुए उड़ते थे। समुद्रों में पंखों और तेज दांतों वाले दैत्य खामोश गहराइयों पर राज करते थे। और इन सब के बीच जमीन पर जिसका कोई मुकाबला नहीं था, वह था टीरेक्स यानी टायरानोसॉरस रेक्स। 2 टन की मांसपेशियां, पंजे, नुकीले दांत और एक ऐसी सहज वृत्ति जो धरती जितनी ही पुरानी थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जो अपनी उग्रता में एकदम परिपूर्ण थी। हर जीव की एक भूमिका थी, हर धड़कन का एक अर्थ था। शाकाहारी जीव उन विशाल फर्न और शंकुधारी पेड़ों को खाते थे जिन्होंने पूरे महाद्वीपों को ढक रखा था। मांसाहारी जीव भोर के समय शिकार करते थे जब रोशनी खून और ओस को एक ही रंग में रंग देती थी। यह एक संतुलन था, यह जीवन था, यह शुद्ध शक्ति थी। फिर भी उस सामंजस्य के बीच भी नियति अपना खेल रच रही थी। उन जीवों में से कोई नहीं जानता था कि उनका हर कदम, हर सांस, हर नजर इस दुनिया में उनकी आखिरी चीज होगी। उनके ऊपर बहुत दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में कुछ बदल रहा था। चट्टान का एक टुकड़ा जो प्राचीन खगोली पिंडों की टक्कर से पैदा हुआ था, एक सफर पर निकल पड़ा था। एक ऐसा सफर जो लाखों सालों तक चला। उसने मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद क्षुद्र ग्रह पेटी को पार किया, खामोशी से, अदृश्य रूप से, और जिसे टाला नहीं जा सकता था। और धरती इन सबसे बेखबर अपने नीले आसमान की गोद में झूलती हुई लगातार घूमती रही। मौसम धीरे धीरे बदल रहा था, पहाड़ ऊंचे होते गए, समुद्रों की जगहें बदलती रही। यह एक जीवित ग्रह था, लेकिन असुरक्षित। और उस विशालता के बीच अंतरिक्ष का एक छोटा सा कण भी सब कुछ बदल देने के लिए काफी था। वह कण चला आ रहा था और उसे कोई रोक नहीं सकता था। उस नीले आसमान के नीचे धरती ऊर्जा से उबल रही थी। ज्वालामुखी आग की लपटों के साथ फूट रहे थे। लावा की नदियां नए महाद्वीपों को तराश रही थी। हर कंपन, हर धमाका इस ग्रह की एक सांस जैसा था। एक ऐसी दुनिया जो लगातार बदलती रहती थी, जहां जीवन खुद को ढालता था, पनपता था और बढ़ता जाता था। उत्तर के विशाल मैदानों और पहाड़ों की तलहटी में फैली
चौड़ी घाटियों में एंकीलोसॉर के झुंड धीरे धीरे और भारी कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनकी हड्डियों का कवच सूर्य की रोशनी में जीवित ढालों की तरह चमक रहा था। दक्षिण में हेड्रोसॉर के झुंड नदियों को पार कर रहे थे। उनकी पुकारें घाटियों में प्राचीन गीतों की तरह गूंज रही थी। दलदलों में छोटे काम्पसोग्रांत समूह में फुर्तीले और जिज्ञासु होकर घूम रहे थे, जबकि फर्न के बीच अधिक फुर्तीले शिकारी छिपे हुए इंतजार कर रहे थे। जंगलों में नई पौधों की प्रजातियां पहले कभी नहीं देखी गई। कीड़े प्राचीन फूलों के बीच पराग ले जा रहे थे और आकाश उन पंखों की फड़फड़ाहट से गूंज रहा था जिन्हें अभी तक डर का पता नहीं था। माइक्रोरेप्टर अपने गहरे चमकदार पंखों के साथ पेड़ों के बीच ऐसे उड़ रहे थे जैसे सूर्य की रोशनी पत्तियों से छनकर तरल प्रकाश की तरह आ रही हो। और जड़ों के नीचे छोटे स्तनधारी छाया में रह रहे थे, सतर्क, सावधान, लेकिन उस भविष्य के लिए पहले से ही तैयार थे जिसके बारे में उन्हें अभी पता नहीं था कि वह उनके पास है। वह एक ऐसी दुनिया थी जो हलचल और आवाजों से भरी थी, जन्म और मृत्यु के अदृश्य खाई के ऊपर लटका हुआ एक नाजुक संतुलन। सब कुछ चलता था, सब कुछ जीवित था। वह दुनिया इतनी परिपूर्ण थी कि केवल एक प्रलयकारी अंत ही उसकी बराबरी कर सकता था। लाखों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के निकट आ गया था। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जिसके कारण उसकी गति बढ़ गई। इसने चंद्रमा की कक्षा को पार कर लिया। इसका मार्ग वायुमंडल की ओर झुक गया। इसके आगे हवा संकुचित और गर्म होने लगी। सतह प्रचंड हो गई। जमीन से एक निरंतर चमकीली लकीर दिखाई देने लगी। सबसे घनी परतों में प्रवेश करने में बस कुछ ही क्षण बचे थे। फिर यह आग का गोला बन गया, एक धधकती हुई गेंद जो हर मिनट बढ़ती जा रही थी। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से आगे बढ़ रही थी। 10 किलोमीटर चौड़ा एक पिंड, लेकिन एक ऐसी शक्ति के साथ जिसकी कल्पना मनुष्य के किसी भी हथियार ने नहीं की होगी। इसका लक्ष्य वर्तमान मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप था, वहां जहां समुद्र का एक पूर्ण चाप में मुड़ता है। भाग्य अपना प्रहार करने वाला था। इसके नीचे डायनासोर अपनी आखिरी सुबह का अनुभव कर रहे थे। किसी ने ऊपर नहीं देखा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। आकाश का रंग बदलने लगा। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया। जानवर जम गए, मानो धरती अपनी सांस रोक रही हो। फिर प्रकाश आया, एक तेज रोशनी जिसने सूरज को ढक लिया। एक ऐसी दहाड़ जिसकी कोई गूंज नहीं थी, क्योंकि वह खुद आवाज से भी कहीं ज्यादा थी। समय थम सा गया। वह एस्टेरॉयड आसमान के आखिरी कुछ किलोमीटर का सफर एक पल से भी कम समय में तय कर गया। उसके गुजरने से वातावरण में आग लग गई और दिन हजारों सूर्य की तरह चमक उठा। और फिर वह टकराया पृथ्वी से। समुद्र जोरदार धमाके के साथ ऊपर की ओर उछला और पलक झपकते ही भाप बनकर उड़ गया। इस टक्कर से 10 करोड़ मेगाटन से भी ज्यादा ऊर्जा निकली। धरती की ऊपरी परत रेत के पर्दे की तरह मुड़ गई, चट्टानें पिघल गई और आसमान में आग लग गई। हजारों किलोमीटर के दायरे में कुछ भी जिंदा नहीं बचा। एक जोरदार झटके की लहर पूरे ग्रह पर फैल गई। पेड़ झुक गए और फिर गायब हो गए। पल भर में जलकर राख हो गए। हवा खुद आग बन गई। समुद्र में एक ऐसी लहर उठी जो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंची थी। चट्टानों और धातुओं के टुकड़े दुनिया के दूर दराज कोनों तक जा गिरे। सुनामी की लहरें महासागरों में फैल गई और हजारों किलोमीटर दूर तक के समुद्री तटों को तबाह कर दिया। सुनामी पूरे महासागर में फैल गई और हजारों किलोमीटर दूर तक के तटों को बहा ले गई।
समुद्र का पानी ऊपर उठा और फिर पीछे हट गया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। दिन और रात मिलकर एक ही भयानक आग का दरिया बन गए। उस टक्कर के बाद धरती अब वैसी नहीं रही थी। सूरज की रोशनी अब छन कर नीचे नहीं आती थी। जो आसमान कभी नीला हुआ करता था वह अब धुएं और आग के एक जख्म में बदल गया था। आग की तरह जलती चट्टानों की वह बारिश घंटों तक और फिर कई दिनों तक जारी रही। गिरने वाले हर टुकड़े ने नई आग और आग के नए दरिया पैदा कर दिए। जंगल पलक झपकते ही गायब हो गए। महासागर उबलने लगे और उनसे जहरीली भाप उठने लगी। जानवरों ने पनाह ढूंढी लेकिन कहीं कोई पनाह नहीं थी। हवा आग बन चुकी थी। जमीन कांच जैसी हो गई। सतह पर तापमान 1000 डिग्री से भी ज्यादा हो गया था। पूरी धरती एक भट्टी में बदल गई थी। यहाँ तक कि चट्टानें भी पिघलकर मोम की तरफ बहने लगी थी। आग की लपटें क्षितिज से भी आगे तक दौड़ने लगी, जिन्हें हवा और दर्द से और भी ज्यादा तेजी मिली। सबसे बड़े डायनासोर जमीन पर गिर पड़े और गर्मी की वजह से उनका दम घुट गया। नदियां सूख गई, बादल गायब हो गए। तबाही की उस खामोशी के साथ बस भूकंपों की गड़गड़ाहट ही सुनाई दे रही थी। धरती लगातार कांपती रही, मानो वह अपनी किस्मत के बोझ से खुद को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रही हो। उस टक्कर से धरती पर एक ऐसा जख्म बन गया था जो 20 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा था। वह विशाल गड्ढा समुद्र के नीचे छिपा रहा, लेकिन उसका निशान अब हमेशा के लिए धरती पर छप गया था। एक बारीक घनी धूल जिसने हर चीज को ढक लिया। वह समुद्रों पर, मृत शरीरों पर, पहाड़ों पर और उन विशालकाय जीवों की खुली आंखों पर जम गई। यह अंत की धूल थी। जब सब कुछ जल रहा था तब भी कुछ ऐसा था जो बच गया। जमीन के नीचे, नदियों में और बिलों के अंदर उस छोटी छोटी जीवों ने उस तबाही का सामना किया। कीड़े मकोड़े, उभयचर जीव और स्तनधारी जीव, वे भूले बिसरे जीव जिनकी तरफ किसी ने कभी ध्यान भी नहीं दिया था, वे कीचड़ में, पेड़ों के तनों में और चट्टानों के बीच बनी दरारों में छिप गए और उसी अंधेरे में भविष्य ने आकार लेना शुरू कर दिया। उस भीषण टक्कर से उड़ी धूल महीनों तक और फिर सालों तक हवा में ही तैरती रही। उसने सूरज की रोशनी को रोक दिया। दिन और रात का फर्क मिट गया। पूरी दुनिया एक कभी न खत्म होने वाले धुंध में डूब गई। तापमान तेजी से गिर गया। धरती की सारी गर्मी अंतरिक्ष में बिखर गई। हवा अपने साथ राख, सल्फर और मौत लेकर आई। प्रकाश संश्लेषण रुक गया। रोशनी न मिलने के कारण पेड़ पौधे एक एक करके मरने लगे। शाकाहारी जीवों को खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और जब वे मरे तो उनके पीछे पीछे शिकारी जीव भी खत्म हो गए। टीरेक्स जो कभी धरती पर राज करता था, अब जले हुए पेड़ों के बीच भटकता फिर रहा था, बस कुछ खाने की तलाश में। ट्राइसेरेटॉप्स जो कभी शानदार झुंडों में रहते थे, अब अकेले, धीमे और थके हुए थे। भूख उन्हें खाए जा रही थी। ठंड ने उन्हें झुका दिया था। धरती एक जमी हुई कब्र बन गई थी। समुद्र में शैवाल गायब हो गए। खाद्य श्रृंखलाएं टूट गई। यहां तक कि प्राचीन समुद्री राक्षस भी गायब हो गए। एक तरल खामोशी में दम घुटने से मर गए। और इस तरह एक के बाद एक वे विशाल जीव लुप्त हो गए। एक दिन में नहीं, बल्कि धीरे धीरे, बेरहम समय के साथ हर प्रजाति ने अपना आखिरी कदम उठाया, आखिरी सांस ली।
आखिरी बार देखा धरती को जो कभी जीवन से भरी थी, अब सिर्फ राख की सांस ले रही थी। लेकिन उस भूरे आवरण के नीचे कुछ अभी भी हिल रहा था। वहां अंधेरे में भविष्य का पहला दिल धड़का। साल बीत गए, फिर दशक। धूल धीरे धीरे बैठने लगी। सूरज फिर से बादलों के बीच से छनकर आने लगा, कमजोर सा मौत के बादलों के बीच से, और बर्फ पिघलने लगी। अब शांत हो चुकी धरती के ऊपर नई दुनिया की पहली रोशनी उतरी। डायनासोर के बिना एक दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो फिर से शुरू होने का इंतजार कर रही थी। पहले वहां सिर्फ खामोशी थी, फिर एक सांस। एक हल्की हवा भूरे मैदानों से गुजरी और राख को सोने की धूल की तरह उड़ा दिया। सूरज जो पीला और दूर था, धरती को गर्म करने के लिए लौट आया। बारिश की पहली बूंदों ने काली पड़ी मिट्टी को धो दिया। पानी धरती की दरारों में समा गया। और उनके नीचे उसे भूले बिसरे बीज मिले, और वे बीज हर तर्क के विपरीत अंकुरित हो उठे। जीवन लौट आया, धीरे धीरे दबे पांव, नाजुक सा। चट्टानों पर काई जम गई। जले हुए तनों के बीच फर्न उगाए। छोटे छोटे फूल नई रोशनी में अपनी पंखुड़ियां खोलने लगे। धरती ने फिर से सांस ली। सबसे पहले कीड़े मकोड़े फिर से दिखाई दिए। उनके बाद छोटे सरीसृप, बचे हुए पक्षी, और वे स्तनधारी जो अंधेरे में इंतजार कर रहे थे, जो कभी छिपकर रहते थे। अब मैदानों पर उनका राज था। जहां कभी विशाल जीव चलते थे, वहां अब हल्के, फुर्तीले और शांत जीव दौड़ रहे थे। दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। सरीसृपों का युग समाप्त हो चुका था। स्तनधारियों का युग शुरू हो गया था। अंधेरा छट गया। आसमान फिर से रोशनी से भर गया, मानो समय ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया हो। यह ग्रह जो घायल और बदला हुआ था, अब ठीक होने लगा। पहाड़ बढ़ते रहे, महासागरों की जगह बदली। हवाओं ने रेगिस्तानों को फिर से आकार दिया, मानो कोई अदृश्य हाथ दुनिया को फिर से रच रहा हो। और उनके साथ ही जीवन फिर से थिरकने लगा। यह पहले जैसा नहीं था। यह नया था, अलग था, ज्यादा नाजुक था, लेकिन साथ ही ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा ढलने वाला भी था। पृथ्वी भूली नहीं थी कि क्या हुआ था। उसने इसे अपनी चट्टानों में, अपने जीवाश्मों में और लाखों वर्षों की खामोशी के नीचे दबी हुई हड्डियों में उकेर कर रखा था। आज जब भी हम किसी पहाड़ पर चलते हैं या कोई प्राचीन पत्थर उठाते हैं, तो हम उस दिन की यादों पर ही चल रहे होते हैं। डायनासोरों का विलुप्त होना सिर्फ एक युग का अंत नहीं था। यह वह चिंगारी थी जिसने अगले युग को प्रज्वलित किया, क्योंकि उसी विनाश से हमारे इतिहास के बीज अंकुरित हुए थे। लाखों वर्षों बाद उन्हीं जमीनों पर ऐसे पहले जीव प्रकट हुए जो आसमान की ओर देखकर यह सोचने में सक्षम थे कि वे कहां से आए हैं। ऐसे जीव जो याद करने में, निर्माण करने में और सपने देखने में सक्षम थे, यानी हम। उस पूर्ण विनाश के एक ही क्षण में एक नए युग का आरंभ हुआ। शायद एक दिन हमारी सभ्यता का भी अंत हो जाएगा। आसमान फिर से काला पड़ जाएगा, ज्वार भाटा बदल जाएंगे और तारे कहीं और चमकेंगे। लेकिन जीवन अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा, क्योंकि जीवन कभी हार नहीं मानता। वह रूपांतरित होता है, परिस्थितियों के अनुरूप ढलता है, और इस तरह जो समय एक दिन थमसा गया था, वह फिर से बहने लगा, ठीक हम तक पहुंचने के लिए। यह जीवन का अंत नहीं था, यह तो बस हम मानव जाति की शुरुआत थी। और अगर आप भी यह मानते हैं कि दुनिया की यादों को भुलाया नहीं जाना चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।